तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, कैसे जन्म लेती हैं और इनके गुण क्या क्या हैं। तो एक बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दें। सबसे पहली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। बच्चों, ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। देखो, ये तो विद्युतीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये यदि विद्युतीय क्षेत्र है, या ब्लू कलर आपको दिख रहा है, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र है। ये बात आप समझ चुके हो कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। तो अब हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें ऑफिशियली जन्म कैसे लेती हैं। यार, सूर्य से हमारे पास तक आ जाती हैं, इन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये निर्वात में भी चलती हैं और माध्यम में भी चलती हैं। तो हैं क्या ये? तो ये तो आपको पता लग गया ना, हैं क्या? यार, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती हैं और दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यदि हम विद्युतीय क्षेत्र को एक्स अक्ष में माने, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जेड अक्ष में होगा और तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष में ली जाएगी। तो सीधी सी बात यह है कि तरंग संचरण की दिशा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। तो चलिए बच्चों, जरा हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत की बात करते हैं, कैसे आता है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग इज, आवेश यदि स्थिर अवस्था में है। आवेश कैसा है? आवेश ब्राह्म अवस्था में है। तो जब ब्राह्म अवस्था में आवेश रहता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र केवल विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ई का मतलब होता है विद्युतीय क्षेत्र, बस। तो बच्चों, ये तो हमारे काम का है ही नहीं कि आवेश यदि ब्राह्म अवस्था में है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं ना, वो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो दूसरे नंबर, सेकंड नंबर, कि यदि आवेश कैसा हो, आवेश यदि गतिशील हो, तो ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या ये हमारे लिए काफी है? क्या ये हमारे लिए काफी है कि आवेश गतिशील हो, विद्युतीय क्षेत्र भी बन गया और चुंबकीय क्षेत्र भी बन गया? नहीं है बच्चों, ये भी हमारे लिए काफी नहीं है। तो फिर तीसरा नंबर, और ये थर्ड नंबर है, जो जन्म देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को। कैसे? ये त्वरित आवेश। कैसा आवेश? त्वरित आवेश, यानी आवेश की गति समय के साथ परिवर्तित हो जाए। दोलित आवेश, इसी को हम एक और चीज बोल सकते हैं, ऑसिलेट, दोलित आवेश। और ये ही है जन्मदाता विद्युत चुंबकीय तरंगों का। यस, इससे जन्म होता है, प्रोड्यूस होती हैं।
EM वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दोलित आवेश हमें कहाँ मिलेगा? हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने LC ऑसिलेशन लिए, मतलब LC दोलित्र की बात की थी। तो EM वेव बनाने के लिए हमें यहां पे बात करना पड़ेगा LC दोलित्र। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मजेदार चीज है और आसानी से समझ में आने वाली है। देखो जरा, हमने यहां पे ये लिया संधारित्र और यहां लगा दिया प्रेरकत्व। तो ये तो था C और ये है L, और इसे बाहर से हमने चार्ज दिया है। बाहर से किसी बैटरी से इसे हमने चार्ज दिया है। तो बच्चों, प्रेरकत्व के बारे में आपको मालूम है कि जब इसे आवेश मिलता है, धारा मिलती है, तो ये बहुत धीरे 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 चार्ज होता है, परंतु संधारित्र तो फटाक से चार्ज होता है। तो जब हम बाहरी सोर्स से इसे क्या दे रहे हैं, आवेश यदि दे रहे हैं, तो बच्चों ये वाली प्लेट, इस पे कुछ नहीं होगा, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। आपको पता है कि इनके बीच में विस्थापन धारा होगी, या विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, बीच में यहाँ पे चारों तरफ गतिशील है। तो यहाँ पे ये पूरी हमें विद्युतीय ऊर्जा मिली, ये पूरा के पूरा विद्युतीय क्षेत्र मिला। जब ये पूरा चार्ज हो जाता है, जब ये पूरा चार्ज हो जाता है, कौन? संधारित्र, चार्जिंग। यहां पे जो पहली बात की जा रही थी, वो बात कर रहे थे हम आवेशन की, बात आवेशन की कर रहे थे। चलिए, विद्युत क्षेत्र बना। हम यहां पे जरा एक ग्राफ भी बना लेते हैं। धीरे 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 ये चार्ज होता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, और जब कंप्लीट चार्ज होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। अब पता है, अब सेकंड केस की बात करें, अब हम केवल ये बनाएं। अब पता है, ये जो संधारित्र है ना, वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। धीरे धीरे पूरा चार्ज हो गया, धीरे धीरे पूरा चार्ज हो गया, बड़ा विद्युत क्षेत्र बना। मतलब ये वाले केस में हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र यहां तक बना, विद्युत क्षेत्र है ये, ई से डिनोट करेंगे इसे, विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। दो हम चार्ज कम कर दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत से बनाए थे, और इसमें यहाँ पे ये इसमें डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो फाइनली धीरे धीरे डिस्चार्ज होके ये पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। और अब हमारे पास कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं बची, और पूरी एनर्जी इसमें आ गई आपके प्रेरकत्व में। तो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र यहां पे आ गया। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है संधारित्र। और यहाँ पे जो एनर्जी उत्पन्न होती है, ये संधारित्र के, ये प्रेरकत्व की ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थिर होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र से ये आपका बना था विद्युतीय क्षेत्र, धीरे धीरे ये बड़ा होता चला गया। और अभी हमने पिछले लेक्चर में ही तो बात की थी कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है, वो अपने लंबवत, हमेशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे से लंबवत होती है, अपने लंबवत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो बच्चों, इससे बन जाएगा एक चुंबकीय क्षेत्र। ये ऐसे करके ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया। परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र ने परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाया। समझिए आप। अब पता क्या होगा, अब आगे की बात देखिए। अब धीरे 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 ये इसमें डिस्चार्ज होगा। ये सेकंड था, ये थर्ड था। अब थर्ड के बाद हम 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 4
नंबर चार्ज में अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी। तो बच्चों अब सुनिए, अब दो काम होने वाले हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, दिशा बदल गई है, और जब इसमें ये आवेश उत्पन्न होगा ये भी विद्युतीय क्षेत्र बनाएगा। तो पता है ये जो दूसरा विद्युतीय क्षेत्र है वो दूसरा विद्युतीय क्षेत्र यहां से यहां बना, ये बना, ये धीरे 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 हम ये आपका फोर था, ये आपका फोर था, फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फिफ्थ की बात कर रहे हैं। और ये पूरा के पूरा प्रेरकत्व तो इस पूरे संधारित्र में आ जाएगा ये। अब बच्चों क्या हुआ, अभी करंट चल रहा था ऐसा, अब अगले उसमें करंट चलेगा उल्टा। देखो यहां से प्लस हुआ था, अब प्लस से करंट चलना शुरू हुआ माइनस की तरफ। करंट की धारा दिशा तो प्लस से माइनस होती है, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत। यहां पे करंट कैसा चल रहा था, ऐसा। यहां पे भी करंट कैसा चल के इसमें आ गया था। अब ये डिस्चार्ज हुआ तो ये करंट अभी भी ऐसा आ रहा था और यहां पे हो गया बच्चों ये एक चक्र पूरा हो गया। अब जो अगला डायग्राम बनेगा ना, अगला डायग्राम बनेगा, देखिए आप जरा, ये प्लस था, ये हमने कम कर दिया थोड़ा, और ये प्रेरकत्व था। अब करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब धीरे धीरे ये पूरा इसमें डिस्चार्ज होगा, दिशा बदल गई। तो पता है पूरे टाइम वेरिएबल परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र बनता है और उसके कारण परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र बनाता है। और ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या बना रहा है, ये विद्युतीय क्षेत्र ये भी तो यही बनाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा जेड एक्सिस में क्या हो रहा है, जेड एक्सिस में हमारे पास बन रहा है बी, और एक्स एक्सिस में बाय एक्सिस में ऊपर बाय है, ये जेड है, और ये बन रहा है ई। तो जो ऑसिलेशन होंगे ना विद्युतीय क्षेत्र के ये होंगे और चुंबकीय क्षेत्र के यो होंगे, और तरंग किस डायरेक्शन में चलने वाली है, तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चल रही है। ये एक्स अक्ष की दिशा में तरंग चल रही है। अब आगे भी ये होगा, ये अपने 6 बनाया है, अब ये पूरा के पूरा इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा। अगले डायग्राम में बना देते हैं, थोड़ी सी जगह है। ये पूरा के पूरा डिस्चार्ज हो गया, पूरी एनर्जी हमारे पास यहाँ आ गई 7 में, और अब ये पूरी एनर्जी इसमें है, अब ये इसे चार्ज करेगा, ये पूरा चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम क्या मान लें कि ये पूरा चार्ज हो गया, एक अपन कम कर देते हैं, और ये पूरा चार्ज हो गया। अब फिर इस डायरेक्शन में धारा बहेगी, यहां से फिर शुरू हो जाएगा। तो हमें ऑसिलेशन मिल रहा है, पहले ऐसी करंट फ्लो हो रही थी, फिर ऐसी करंट फ्लो हो रही थी। बच्चों इसे ऐसी ऑसिलेशन कहते हैं, और इस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। ऐसे पूरे ऑसिलेशन चलते हैं। ये सबसे पहले चार्ज हुआ, फिर इसने डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, पूरा डिस्चार्ज हो गया। अब ये इसे धारा देगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगेगा। जब पूरा चार्ज हो गया तो फिर अब ये धारा, ये पूरी डिस्चार्ज हो गई, अब ये इस तरफ धारा प्रवाहित करेगा। अब ये इधर करेगा तो फिर ये चार्ज हो जाएगा, फिर ये इधर प्लस हो जाएगा, और ऐसे दोलन चलते रहेंगे। और ये जो दोलित्र आवेश है ना, दोलित्र, ये ही उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों को। तो बच्चों अब आपने इंपॉर्टेंट बातें कुछ समझी, कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी कि यदि इसे मिटा देते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख लो, अभी हम इसे मिटा देते हैं ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें बनी रहने देते हैं। ये वाली चीज मिटाते हैं, जो थोड़ी सी जगह चाहिए। तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है ई, ये बाय एक्सिस पे चलता है,
आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है ये जेड अक्ष पे चलता है, और तरंग की दिशा एक्स अक्ष पर होती, मतलब तरंग संचरण कहां हो रहा है, एक्स अक्ष पर। क्या ये एक्स ही अक्ष पे चलती है? बच्चों इतनी बात आप ध्यान रखना कि जो तरंग का संचरण की दिशा होती है वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। पिछला डायग्राम फिर से देख लें। यदि ये विद्युतीय क्षेत्र ऐसे बन रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र ये बन रहा है, तो तरंग इन दोनों के लंबवत चलेगी। एक आदर्श स्थिति में, आइडियल परिस्थिति में ये कहा जाता है कि यदि विद्युतीय क्षेत्र बाय अक्ष में हो, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में हो, तो तरंग एक्स अक्ष में चलती है, परंतु चारों तरफ चलती है ना। इतना याद रखिए आप कि तरंग का संचरण जो होता है, तरंग का संचरण दोनों क्षेत्रों के लंबवत होता है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो हम तो इस आदर्श परिस्थिति की ही बात करेंगे, और इस परिस्थिति में हम इक्वेशन ऑफ ईएम वेव फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे जरा वो ईएम वेव एक बार और बना लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका पूरा ऐसे नहीं, रुक जाओ जरा, रुको। अपन ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। हम पहले विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र बन गए। अब हम बनाने वाले हैं यहां पे चुंबकीय क्षेत्र, तो जेड एक्सिस पे रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र रहेगा इसके लंबवत। समझिए आप ये बात, ऐसे कुछ बनेगा, ये इसे ऊपर से कर दो, तो इसके लंबवत होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस के इसमें, और इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किस तरफ होती है, एक्स एक्सिस। यार अच्छे से बनाया तो ऐसे करेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गए, और ये आपका विद्युतीय क्षेत्र हो गया। अब समझ में आई? ऐसे ये आगे बढ़ती चली जाएगी, मतलब आप ये आपका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, और ये आपका क्या हो गया, विद्युतीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युतीय क्षेत्र है, और ये चलती चली जाएंगी इस तरह से। तो तरंग संचरण किस दिशा में हो रही है? तरंग संचरण की जो दिशा है वो है एक्स अक्ष में। चलिए विस्थापन की बात करते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स। विस्थापन एक्स अक्ष का फलन होता है, तरंग द्वारा चली हुई दूरी का फलन होता है। और भी विस्थापन की बात करें तो वो समय का भी फलन होता है, समय के सापेक्ष भी चलता है। तो जब हम विस्थापन की बात करते हैं, बाय पूरे विस्थापन की बात करते हैं, तो ये दूरी जो एक्स अक्ष की दिशा में चल रहा है उसके और समय के दोनों के फलन होता है। और अब ये हम वेव की बात कर रहे हैं, अभी हम तरंग की बात कर रहे हैं, तो तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन, हाँ तरंग ये 11th क्लास में हमने पढ़ा है, यहां पे हो जाता है k x प्लस माइनस ओमेगा टी। अभी हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अभी तरंग की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये आपका आ जाएगा के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। के को क्या कहते हैं, इसे के को बोलते हैं तरंग संख्या। के को बच्चों क्या कहा जाता है, के को कहा जाता है तरंग संख्या। और पता है के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपान लैम्डा। इंपॉर्टेंट बात है। ओमेगा
2 पाई न्यू होता है और न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी भी हो सकता है। एक पूरे ऑसिलेशन में, एक पूरे कंपन में जो समय लगता है वो कैपिटल टी लगता है। अब यहां पे थोड़ी सी बात ये प्लस माइनस की भी कर लें। अब सुन लेना, काम की बात सुन लेना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आसानी से समझ में आएगी। ये तो 11th क्लास की बात है, 11th क्लास में तरंग पढ़ लीजिए यदि दिक्कत आ रही है तो। अब सुनिए, यहां पे यदि बाय इज इक्वल टू हमने ए क्या है, ए भी तो नहीं बताया, ये आयाम है। आयाम का मतलब अधिकतम विस्थापन, ये होता है आयाम। यहां से यहां तक का ए होता है, ये है ए, यहां से हाईएस्ट बिंदु तक। हम कलर चेंज करके करते हैं। ये है आपका वो ए, ये है ए, यहां पे भी ये है ए। आयाम, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन। तो चलिए, एक ही बात तो हमने कर ही ली है। अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। बाय इज इक्वल टू, यदि हमारे पास है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पता है ये तरंग कहां चल रही है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ये तरंग चल रही है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में। माइनस यदि है तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में चल रही है कि ये आगे बढ़ती जा रही है, तो इतनी चीज तो पीछे छूट गई ना। इसलिए जब माइनस लगता है तो वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है। और बाय इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो ये होती है एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में। बच्चों, ये दोनों बातें तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ के करना है, याद करके करना है। और अब आप आ जाइए विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात कर लें। विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण, तरंग, क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का समीकरण जो ऊपर भी लिखा है, समीकरण ऐसे लिखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में दो क्षेत्र होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दो क्षेत्र होते हैं। पहले के लिए बात करेंगे तो हम यहां पे बात करेंगे विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र ये है ई नॉट, पीक वैल्यू। जहां आयाम अधिकतम होता है वहां विद्युतीय क्षेत्र की पीक वैल्यू होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की बात हम यहां पे करेंगे, पैरेलल चुंबकीय क्षेत्र की भी बात करेंगे। हम यहां करने वाले हैं विद्युतीय क्षेत्र। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नॉट, ये आयाम मैक्सिमम साइन, और हमारे पास क्या हो गया, के एक्स माइनस ओमेगा टी, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बढ़ रही है। पहला समीकरण। दूसरा समीकरण देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, और पता है के को हम 2 पाई अपान लैम्डा लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स अपान लैम्डा, और ओमेगा को हम 2 पाई न्यू टी लिख सकते हैं। समझिए बच्चों। और देखो तीसरा फॉर्म एक ही उसका, ई नॉट साइन, 2 पाई तो कॉमन ले लो, 2 पाई कॉमन ले लिया, एक्स अपान लैम्डा माइनस न्यू को क्या लिख सकते हैं, न्यू को 1 अपान टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी अपान टी। अब यहां पे आपको बाय लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाय एक्सिस में ये संचरित हो रहा है, क्योंकि ये बाय अक्ष की दिशा में चल रहा है। समझिए इस बात को। तो ये इक्वेशन हो गए पूरे, हम जितने भी चाहें उतने तरीके से इन्हें लिख सकते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र की बात करें। अब हम यहां पे, क्योंकि दोनों क्षेत्र होते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें।
चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी। चुंबकीय क्षेत्र कहां है? जेड एक्सिस में है। चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में है। जेड अक्ष में है तो पहला बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन, आप लिखिए के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरा आपको लिखना है तो बी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन, के को क्या लिखेंगे 2 पाई अपान लैम्डा एक्स, इसको क्या लिखेंगे 2 पाई न्यू टी। तीसरे में बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स अपान लैम्डा माइनस न्यू को भी टी लिख दें तो टी अपान कैपिटल टी। ये तीनों इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, ये छोटी जगह में लिख रहा हूं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा ध्यान देना होगा बच्चों आपको और इसे समझना भी होगा बहुत अच्छे से। C इज इक्वल टू होता है ई नॉट अपान बी नॉट। हाँ, पीक वैल्यू, परम मान, शिखर मान आप विद्युत क्षेत्र अपान शिखर मान आप चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के शिखर मानों के अनुपात को हम बोलते हैं चाल, प्रकाश की चाल। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यार बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे ये समझ में आई कि सी बहुत बड़ा होता है। सी बहुत बड़ा होता है तो ई नॉट को बी नॉट से डिवाइड कर रहे हैं तो सी आ रहा है, इतनी बड़ी संख्या आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ई नॉट इज वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम बी नॉट, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र का शिखर मान, पीक वैल्यू चुंबकीय क्षेत्र के पीक वैल्यू से बहुत बड़ी होती है। अब एक सिंपल सी बात है कि ये क्षेत्र ये बना रहा है, ये क्षेत्र ये बना रहा है, ये क्षेत्र ये बना रहा है, ये क्षेत्र, मतलब दोनों एक दूसरे को बनाते चले जाएंगे और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती जाएंगी, क्योंकि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र बनाता है और परिवर्ती विद्युतीय क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। हमने एक बार ऑसिलेट कर दी, दोनों क्षेत्र एक दूसरे को बनाते जाएंगे और तरंग संचरित होती जाएगी, प्रोपोगेट होती चली जाएगी। है ना ईश्वर का चमत्कार? है कि नहीं ये ईश्वर का चमत्कार? तो बच्चों ये था विद्युत चुंबकीय तरंगों का समीकरण। इन समीकरण का हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए उपयोग करते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण समझ लें। दुनिया में जितना रेडिएशन होता है ना, जितना भी रेडिएशन होता है वो पूरा के पूरा रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही होता है। सूर्य से हमारे पास तक जो लाइट आती है, प्रकाश आता है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से के रूप में ही आता है। और हम बार बार बोल चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये बात तो इसके गुण में भी आएगी, परंतु यार ये बात तो आपको एक बार समझ लेनी चाहिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, अवरक्त, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये सब चीजें तो विद्युत चुंबकीय तरंगें ही तो हैं। तो हमने पहला गुण तो हमने लिख के आपको बता दिया है बच्चों। अब आप जरा दूसरे गुण की बात करिए। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को बनाते रहते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश नहीं रहता, ये उदासीन तरंगें होती हैं। गलत फहमी हो जाती है यहाँ पे कि विद्युतीय क्षेत्र से मिलके बन रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र से मिलके बन रही हैं। तो ये क्षेत्र से मिलके बन रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्या इन पे आवेश होगा? नो, ये उदासीन होती हैं, केवल क्षेत्र होते हैं, ये उदासीन होती हैं। पहला गुण, पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण सदिश सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। हमने आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये बना विद्युतीय क्षेत्र। तो बच्चों ये बनेगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये ऐसा, तो ये ऐसा, और चल कहाँ रहा है? चल रहा है ये आगे की तरफ, चल रहा है ये आगे की तरफ। तो देखिए आप जरा, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, वो लिखा हुआ है, अर्थात इन तरंगों का दोलन संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अनुप्रस्थ तरंगों की एकमात्र परिभाषा है बच्चों कि अनुप्रस्थ तरंगों का दोलन तरंग संचरण के अभिलंबवत होता है, लंबवत होता है। तो अब ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग से संरचित होती हैं या गति करती हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो प्रकाश के वेग से चलती हैं और इनका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इन तरंगों की अवधारणा सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रस्तुत की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को खोजा है, डिस्कवर किया है। सही बात तो ये है कि एम्पियर, माइकल फैराडे, इनके लॉ को मैक्सवेल ने यूज किया, इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके मॉडिफाई किया और यूनिक विद्युत चुंबकीय तरंगों की इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी बच्चों। अब क्या होता है, इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती हैं। हाँ, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा की भी बात करने वाले हैं, संवेग की भी बात करने वाले हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण एक्स किरणें, रेडियो तरंगें। अरे यार, इतना छोटा उदाहरण, बड़ा उदाहरण दे दो ना, प्रकाश तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो प्रकाश तरंगें होती हैं, वो विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए हम यहाँ पे अभी हम इनकी ऊर्जा की भी बात करेंगे। अभी हमें इनकी ऊर्जा की भी बात करनी है, ऊर्जा घनत्व की बात करनी है, और कितने प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग हमें कहाँ कहाँ प्रभावित करती हैं, ये सब बातें करेंगे बच्चों। और वो पूरी बातें होंगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कारम।